बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और इस बायोटेक्नोलॉजी की दूसरी सेकंड ब्रांच या सब ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग। उस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्लोनिंग ऑफ जीन पढ़ चुके थे और क्लोनिंग ऑफ जीन में हम दो तरीके पढ़ चुके थे। एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है और दूसरी पीसीआर। ख़ास तौर पर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम किसी भी जानदार का जीन किसी और जानदार में मुंतकिल कर सकते थे और इससे इनकी कॉपियाँ भी बनती थी, इससे इनकी प्रोडक्शन भी हासिल होती थी। इसके नतीजे में जो जानदार बनते हैं उनको GMOs कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये बैक्टीरिया भी किए जा चुके हैं इस तरह से मॉडिफाइड, प्लांट्स भी किए जा चुके हैं और एनिमल भी। और इन सब के मकासद हैं। बैक्टीरिया को हम पढ़ चुके हैं, एनिमल्स को पढ़ेंगे। एनिमल्स में या एनिमल्स को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए या किसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जब जीन डालना चाहें तो कब मुमकिन है? जब ये यूनिसेलुलर हालत में हो, जब ये जाइगोट हो, तब इसमें जीन इंटर किया जा सकता है। इवन इससे पहले एग में भी किया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन से पहले एग अपनी जगह पर स्टैटिक होता है, हरकत नहीं करता। तो इसमें पार्टिकल गन या मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप एक जीन को डायरेक्ट टारगेट करके किसी वेक्टर के थ्रू या पार्टिकल के गन के थ्रू जीन इधर शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद जब ये जाइगोट बन जाएगा तो इस जाइगोट से जो एनिमल पैदा होगा वो एनिमल ट्रांसजेनिक होगा। तो एनिमल में जीन हम किस मकसद के लिए दाखिल करते हैं? तो इसके लिए जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। मसलन दूध देने वाला एनिमल है तो जीन इस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनका दूध बढ़ जाएगा। इसी तरह मीट वाले हैं, जैसे मुर्गियाँ वगैरह हैं, तो आपने देखा बाज़ार में मुर्गियाँ मिलती हैं, बड़ी मोटी मुर्गी भी मिलती है, छोटी मुर्गी भी। तो इनमें किसी में दूध का जीन इंट्रोड्यूस किया गया, किसी में गोश्त वाला जीन इंट्रोड्यूस किया, किसी में कुछ, तो इस तरह से इनकी प्रोडक्ट बढ़ जाती है। दूसरा, इनको आप रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के खिलाफ इनमें रेजिस्टेंस बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं ताकि जानवर बीमार नहीं होगा तो हम उस जानवर से जो काम लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह मसलन आप कोई भी जानवर ले लें, घोड़ा है जिसको तेज़ दौड़ाना चाहते हैं तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करो, उसकी रफ्तार बढ़ेगी, किसी में कुछ। इवन इस टेक्निक के ज़रिए आप मेडिसिन्स भी हासिल कर सकते हैं। मसलन बकरी के दूध में इंसुलिन वाला जीन इंट्रोड्यूस कराया गया, तो दूध में तो नहीं, जीन में, इस तरह सेल में। तो बकरी जो दूध देती थी उसमें ही इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया था। तो अब दवाई खाने के बजाय आप दूध पीना शुरू करो तो उसमें इंसुलिन आ गया, तो जिसको वरना दवाइयों से वैसे भी एलर्जिक होता ना बंदा, तो दूध से नहीं हुआ। तो इस तरह से कई प्रोडक्ट्स इनसे हासिल की जा सकती हैं और की जा रही हैं। लेकिन अभी तक एक मसला है, इन एनिमल्स को आमतौर पर अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में रखा गया है, इनको नेचर में फ्री होने नहीं दिया है, क्योंकि साइंसदान पहले इसके इफेक्ट देखेंगे कि अगर नेचुरल कंडीशन में ऐसे जानवर चले गए तो जो ओरिजिनल नेचुरल एनिमल हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी स्टडीज़ होंगी तो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस तरह से बनाए जाएंगे। किसी से ऊन ज़्यादा मिलेगी, किसी से गोश्त ज़्यादा मिलेगा, किसी की स्किन अच्छी हो जाएगी, किसी का कुछ। तो ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है जिसके ज़रिए फ्यूचर में एनिमल्स की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वाफिर मकदार में हासिल किया जाएगा। इसी तरह अब बारी आती है प्लांट्स की। GMOs या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में ये कैसे किया जाएगा? इसकी भी दो टेक्निक्स हैं। एक तो ये है कि प्लांट का कोई सा भी सेल आप लेते हैं, उसकी सेल वॉल को रिमूव करते हैं। सेल वॉल रिमूव करने का बहुत आसान तरीका है कि सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम डालो, वो इसको डाइजेस्ट करेगा तो सेल वॉल रिमूव हो जाएगी। या फिर आप ऑलरेडी मेरिस्मेटिक टिश्यूज लेते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज डिवाइड होने की सलाहियत रखता है।
जिस सेल की सेल वॉल रिमूव की जाती है वो भी डिवाइड होने की सलाहियत रखता है। तो डिवीजन जरूरी है। इसमें आपने किसी वेक्टर के थ्रू या और तरीके से जीन ऐड कर दिया, अब इसको मखसूस माहौल देंगे तो ये सेल डिवीजन होगी, पहले सेल का एग्रीगेट बनेगा, उसके बाद प्लांट उगना शुरू करेगा। तो ये पूरा पौधा, इसके सारे सेल जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे और ये ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। अब प्लांट को क्यों बनाया जाए ट्रांसजेनिक, या इसके फायदे क्या हैं? तो इसके भी वही गोल्स हैं जो तकरीबन एनिमल के थे। मसलन सबसे पहली चीज़ तो है कि इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। देखें, रिवायती जो फसलें काश्त की जाती हैं उनमें बाज़ औक़ात प्रोडक्शन कम है। मसलन आपके पास गंदम के काश्तकारी का इंतज़ाम है, गंदम के एक पौधे पर आप फर्ज करते हैं 20 सीड्स आते हैं, तो आपने ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करना है इसमें कि 20 के बजाय 30 या 40 सीड्स प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसी तरह फ्रूट का साइज है, दूसरे तीसरे। पहले इंसान इनको पैवनकारी के जरिए ये काम कर रहा था, अब जीन की पैवनकारी के जरिए इनके अंदर ये सलाहियत पैदा की जाती है कि उनकी प्रोडक्ट बढ़ जाए। इसी तरह दूसरी चीज़ है जो आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, या इसमें मसलन खुराक है, तो पहले भी मैंने जिक्र किया था खुराक हमारी 3 तरह से पौधों से हासिल होती है। प्रोटीन्स भी हासिल होते हैं, किसी से हमें लिपिड्स हासिल होते हैं, किसी से हमें कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं। अब हम चाहते हैं कि सब एक ही पौधे से मिल जाए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ऐसे पौधे बनाए गए हैं जो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको खुराक की किसी खास कैटेगरी के शॉर्टेज के खतरे से निपटने का मौका मिलेगा। इस वक्त अगर आप दुनिया पर नज़र डालें तो सबसे कम खुराक प्रोटीन दस्तयाब है, और प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इंसानों को मुतासिर कर रही हैं। तो इस टेक्निक के ज़रिए हम उन पौधों से भी प्रोटीन बनवा सकते हैं जो पहले नहीं प्रोड्यूस करते थे। इसी तरह आपने इनको एक और काम में लगाना है कि इनको रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीजेस या रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट्स कहने को लगता है। पेस्ट क्या होता है? पौधों से मुकाबला करने वाली हर चीज़ को पेस्ट कहते हैं। मसलन आपको मालूम है, आप गंदम या कोई और फसल उगाते हैं तो उसमें गोड़ी करते हैं। गोड़ी का क्या मतलब है? जो गैर ज़रूरी खुदरौ पौधे उगे हैं उनको अलग करते हैं, ये भी पेस्ट है। तो अब फ्यूचर में ऐसे आप पौधे बना सकते हैं या बनाए गए हैं जिनमें गोड़ी करने की ज़रूरत नहीं होगी, वीड्स का ये बेहतर मुकाबला करेंगे। इसी तरह वायरस इन पर अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया इन पर अटैक कर सकते हैं, फंजाई इन पर अटैक कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये रेजिस्ट हो जाएंगी। रेजिस्ट होने के बाद फिर इनसे कोई ख़तरा नहीं होगा। तो जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उन पर हमारी कोई लागत नहीं आएगी, कोई खर्चा नहीं आएगा। इसी तरह पौधों को रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स, ये भी तो एक इशू है। जब आप किसी पौधे पर या खेत पर या फसल पर कोई चीज़ हमलावर हो जाती है तो आप उनको बचाने के लिए मुख्तलिफ तरह के स्प्रे करते हैं, जहर। इन जहरों को पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो पेस्टिसाइड से पेस्ट्स तो मर जाते हैं, साथ में हमारे जो यूजफुल पौधे हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। साइड इफेक्ट, मसलन एक छोटी सी मिसाल बताऊं, आप समझ जाएंगे। घर में प्रोड्यूस होने वाले सेब को हम छीले बगैर खाएं तो बेहतरीन है, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं है। लेकिन मार्केट में जो सेब आता है उसको छील के खाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता है उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया है या नहीं, वरना कीड़े लग जाते हैं ना जल्दी। तो फ्रूट का या ख़ास तौर पर सेब का छिलका उतारने से उसका फाइबर ज़ाया हो जाता है। तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाएंगे तो ना पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पेस्ट इन पर अटैक करेंगे, लिहाजा हमारे जितनी भी फसलें होंगी वो सेफ हो जाएंगी। इसी तरह अब ऐसे पौधे भी बनाए गए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, which are resistant against salinity and droughts। यानी ज़मीन, देखें एक छोटी सी कैलकुलेशन है, हमारी जो ज़मीन है उसका तो आपको पता है 70% वाटर है, 30% ड्राई है। उस 30% में से 11% एग्रीकल्चरल लैंड है। अब इस एग्रीकल्चर लैंड में घर, फैक्ट्रियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें कंस्ट्रक्ट होने की वजह से ये कम हो गई। इंसान की आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, खुराक कम हो रही है, तो
जो उस ज़मीन से पैदावार भी कम हो जाएगी ना। और एक और मसला है कि बाज़ औक़ात ये ज़मीन जो 11% है, इसका एक बड़ा हिस्सा नमकियात की वजह से ज़ाया हो जाता है, सॉइल सैलिनिटी उसको कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसी फसलें तैयार की गई हैं जो इस सैलिनिटी का मुकाबला करके वहाँ ग्रो करेंगे। इसी तरह खुशहाली आती है, वक्फे से आती रहती है, तो ऐसे पौधे बनाए गए हैं जो इस ड्राट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत कम पानी से भी गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा इन पौधों से भी आप मेडिसिन्स भी बना सकते हैं। मैंने इंसुलिन ही का जिक्र किया। इंसुलिन को शुरू में जानवरों से हासिल किया गया नेचुरल, उसके बाद बैक्टीरिया में हमने डाला तो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होने लगे, फिर जानवरों में गाय के मसलन बकरी के गोश्त में दूध में हमने इंसुलिन प्रोड्यूस कराया। अब मुख्तलिफ पौधों में, सब्जियों में खास तौर पर ये जीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो सब्जियां और फ्रूट खाओ, इंसुलिन मिल जाए, इस तरह मेडिसिन बनेंगे। और इसके अलावा अदर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या किया साइंसदानों ने, ये चेक करने की कोशिश की क्या पौधों के अंदर भी जानवरों या इंसानों का जीन सरवाइव कर सकता है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले टोबैको का एक पौधा लिया गया, टोबैको का सेल लिया गया है। तंबाकू के पौधे के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। इसमें क्या किया, इस तरह के शुरू में जो बताया था ना, इसका कोई सेल लिया है मेरिस्मेटिक सेल, उसके अंदर फायर फ्लाई का जीन डाला गया। फायर फ्लाई या जुगनू रात को चमकता है, उसमें दो जीन्स हैं, एक लूसिफरीन है, एक लूसिफरेज है। लूसिफरीन का जीन इसमें डाला गया। अब लूसिफरेज एंजाइम है, इस पर स्प्रे किया जाता है, चमक उठा। इसका फायदा क्या होगा, फ्यूचर में आपको मालूम है स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है तो बिजली कभी होती कभी नहीं होती है, तो फ्यूचर में ऐसे दरख्त होंगे जो रात को चमकेंगे। ये जो जुगनू वाले जीन इसमें डालेंगे और रोड साइड पर सारे ये दरख्त होंगे तो रोड तो मुफ्त में रोशन हो गया ना कोई साइड इफेक्ट ना कुछ। तो इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन भी कहा कि प्लांट्स में तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं, री इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट की गई। सारे जीन अपनी मर्जी का डालें। मसलन एक ऐसा पौधा है जिसकी प्रोडक्शन वाला जीन भी आपने डाला है, फूड की तमाम आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है वो जीन भी डाले हैं, रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट भी हो गया, पेस्टिसाइड भी हो गया, सैलिनिटी का सब मुकाबला कर रहा है, बहुत सारे जीन आपने इसमें डाल दिए ना। तो इससे क्या होगा कि ऑल इन वन टाइप का पौधा आपको मिलेगा। और उसमें लकड़ी की भी मर्जी का जीन डाल सकते हैं, इस तरह से उससे बाद में लकड़ी भी हासिल कर सकते हैं। तो ये यूं समझो अभी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत है। और जो शुरू में एक दावा आपसे शेयर किया था, किसी क्रेग नाम के साइंटिस्ट ने दावा किया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का इल्म तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बायोलॉजी का इल्म अब शुरू हो गया। तो इस 21वीं सदी को बायोलॉजी की सदी करार दिया गया था। ये सारा सही है। इसके साथ ये टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। अगला एक और टॉपिक, एक और बहुत मशहूर मुहावरा आपने सुना होगा, ज़रूरत ईजाद की माँ है। हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, वरना जितना ईजी होंगे इतना हमसे काम नहीं होता। तो इंसानों की जो मैंने कहा ना, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, फूड प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आबादी बढ़ के अभी तो 8 अरब से ऊपर चली गई। तो इतने सारे इंसानों के लिए खुराक कैसे पूरा करें, इसके लिए इंसान ने वर्टिकल कल्चर का एक कंसेप्ट पेश किया। वर्टिकल कल्चर का क्या है, आप जरा गौर से देखें बेटा। ये फर्ज करें एक खेत है। अच्छा, खेत कहते हैं तो हमारे जहन में अपने अपने इलाकों के खेत आते हैं। पंजाब के खेत बहुत बड़े हैं, सिंध के मैदान जगहों पे। मैं कुछ दिन पहले इधर आगे खरफक गया था, पूरा पहाड़ है, पथरीला पहाड़। पत्थरों को तोड़ के पहले उनसे दायरे बनाए गए या चौकोर, और फिर पत्थर डाल के उसके ऊपर मिट्टी भर के उसको खेत बनाए। ज़रूरत ईजाद की माँ ये है, ज़मीन ही नहीं है तो क्या करें। ये खेत है, इसमें आप एक फसल उगाते हैं, मसलन गंदम। तो गंदम खेत में हाइट पे कितने ज़्यादा इतनी हाइट ये ऑक्युपाई हो रहा है, बाकी ऊपर स्पेस खाली पड़ा हुआ है। और गंदम की फसल उठाने के बाद हमारी जीबी की ज़मीन तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसलें देती है, तो साल भर ये खेत खाली रहता है। अब नया कंसेप्ट आ गया कि आप खेतों पर जो काश्त करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल
कल्चर कहते हैं। अब वर्टिकल ऊपर की तरफ कल्चर करना शुरू करो। क्या करो, मसलन एक खेत में ये शेल्फ लगाओ, शेल्फ, छोटे छोटे खेत बनाओ। यहां एक फसल उगी हुई है, इधर एक और फसल उगी हुई है, इधर एक और फसल उगी हुई है, ऊपर जितना है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये आएगा कि नीचे वालों को तो मिट्टी मिल जाएगी, ऊपर वालों के लिए मिट्टी कहाँ लाएं, कहाँ से लाएं? तो शुरू में फर्ज करें आपने एक फ्रेम बनाया है, इसमें मिट्टी डाल के आपने गुजारा किया, लेकिन मिट्टी का वजन है फिर। तो अब इससे भी बचने के लिए 3 तरह के कल्चर हैं। एक हॉरिजॉन्टल तो अभी भी बहुत पॉपुलर है, जिसके पास ज्यादा जमीन होगी वो ज्यादा फसल हासिल करेगा। वर्टिकल में 3 तरह के कल्चर आ गए। एक कहलाता है हाइड्रोपोनिक कल्चर। सर ये फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव है, जस्ट मैं टच करता हूँ बस, खत्म। अच्छा, हाइड्रोपोनिक में क्या किया, बहुत पहले इंसान को पता चल गया था कि पौधों के लिए मिट्टी से ज्यादा पानी जरूरी है। अब आप क्या करें, यहां पर इस एक ट्रे बना लें, वाटरप्रूफ ट्रे, इसमें पानी भर दें, मिट्टी ना रखें, उस पानी में न्यूट्रिएंट्स रखें तो पौधे उगे और ठीक ठाक फसल भी। लेकिन इसमें पानी का भी तो वजन है, तो इसके से भी बेहतर आ गया एरोपोनिक। एरोपोनिक में क्या करते हैं, आप एक पौधे को एक जाली में उसको फंसाते हैं, उसकी जड़ें जाली से नीचे और पौधा जड़ों के ऊपर हवा में मुअल्लक है, ना मिट्टी की जरूरत है ना पानी की। अलबत्ता क्या करते हैं, जिस पानी में मिनरल्स आपने डाले हुए हैं उसको इसकी जड़ों पर स्प्रे करते हैं, टाइम मुकर्रर करके, रोजाना 2 टाइम या 3 टाइम स्प्रे करेंगे तो जड़ें पानी को भी एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को भी, और ऊपर आपकी पूरी फसल होगी। तो कितना बड़ा है। अब यूं समझो मुस्तकबिल में हमारे खेत कैसे होंगे, खेतों पर 4 दीवारी होगी, 4 दीवारी में शेल्फ लगे होंगे बहुत सारे, और एक एक शेल्फ में एक एक फसल उग रही हो। और अब तो ऐसा भी आ गया निज़ाम, आपने देखा है बहुत बड़े बड़े शेड्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे शेड्स, और इन शेड्स के अंदर क्या किया है आपने, शेल्फ बनाकर एक शेल्फ में गंदम, दूसरे में चावल, तीसरे में मकई उगाया है, ऊपर शीशा लगाया है, या अंदर मखसूस ऐसी लाइट्स लगाई हैं जिससे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाली सिर्फ वो रेडिएशन निकल रही है। पूरी वाइट लाइट तो इस्तेमाल नहीं होती ना, ब्लू और रेड और ऑरेंज ये 3 इस्तेमाल होती हैं। वो बल्ब लगा दें, यहाँ रोशनी भी मिल जाएगी, और यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम करेंगे। मसलन लॉन्ग डे प्लांट्स हैं तो आप 15 घंटे तक वो रोशनी जलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। पानी जाके आप स्प्रे करें 24 घंटे में एक दफ़ा, और टेम्परेचर को भी मेंटेन करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, हर साल प्रोड्यूस होती रहेगी। इसी तरह एक और है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या किया जाता है, आप जानते हैं ना, लोग घरों में मछलियां पालते हैं। मछलियां पालने के लिए शीशे की एक टंकी होती है, एक्वेरियम, उसमें मछलियां तो हैं, तो उस पानी में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा पंखा चलाते हैं या मोटर चलता है तो हवा में बुलबुले उठते रहते हैं ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टैंक बनाएंगे, एक टैंक में पौधे, दूसरे टैंक में मछलियां। ये पानी मछलियों के टैंक से निकलकर पौधों में से होकर वापस मछलियों के पास आएगा, इससे दोनों को फायदा होगा। मछलियों का वेस्ट पौधों के काम का है, वो एब्जॉर्ब करेंगे खाद, और पौधों से जो ऑक्सीजनेटेड वाटर इधर आएगा वो मछलियों के काम का। तो मछलियों को सिर्फ खुराक डालें, पौधों को कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पानी साफ भी होता रहा, घूमता रहा, और इस तरह से आपका एक्वेरियम भी चल पड़ा, फसल भी हासिल हुई। तो ये अभी तो पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, छोटे पैमाने पर ये इन यूज़ हैं। मुस्तकबिल में शायद यही तरीका अपनाना पड़ेगा, और कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, क्योंकि सारी जो ज़मीन थी जिसमें एक कल्चर करने की गुंजाइश थी या एग्रीकल्चर की गुंजाइश थी, वो ऑक्युपाई हो चुकी है। बहुत कम पहाड़ और इस तरह की चीज़ें रह गई हैं जहाँ ये आसान काम नहीं है। तो वर्टिकल कल्चर फ्यूचर में होगा। और चाइना में एक और निज़ाम है, मसलन आपने एक बड़ा प्लाजा बनाना है 20 मंजिल का, तो प्लाजा का जो नीचे कवर्ड एरिया है, फर्ज करें 10 कनाल का है, 10 कनाल का बिल्डिंग है, ऊपर छत पूरी 10 कनाल की छत पर आप
फसल उगाएंगे, लाजिम करार दिया। इस तरह डिज़ाइन होगा कि छत पर ज़मीन जो नीचे ऑक्युपाई हुई वो छत पर कायम की। साथ में आपने क्रीपिंग प्लांट्स लगा दिए दीवारों के साथ। क्रीपिंग प्लांट दीवारों पर ग्रो करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और खूबसूरती अलग होगी। तो इस तरह से जो ज़िम्मेदार लोग हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ तालीम आम है, सचमुच की तालीम, वहाँ तो ये हो रहा है। लेकिन हम अभी भी पुराने तरीक़ों पर लगे हुए हैं। इसी साल मैंने शीकर के आखिरी गाँव का दौरा किया था। वहाँ आज भी बैलों पर हल चलती है, ट्रैक्टर अभी भी इस्तेमाल नहीं करते। और इवन बाद में जो खलियान है वहाँ भी जानवर बांध के घुमाए जा रहे हैं। तो हम तक टेक्नोलॉजी कब पहुँचेगी यह तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन दुनिया ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। ठीक हो गया बेटा?